हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारी जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अभी आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर इस पे जंप करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक पूरी सीरीज वाइज पूरी पॉलिटी ख़त्म करने का, बहुत कम टाइम में पूरी पॉलिटी ख़त्म करने का टारगेट लिए हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हमारा टारगेट क्या है। अभी इस साल 2024 में जो पीटी होने वाली, स्पेशली आप देखेंगे यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों को टारगेट करते हुए ये सीरीज पूरी लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें अभी आपकी पॉलिटी चल रही है, फिर इसके बाद आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, बहुत सारी सीरीज आएंगी। तो हमारा ये टारगेट है कि दोनों पेपर के पहले ही आपको चीज़ें कवर करा दी जाए मैक्सिमम से। यूपी पीसीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मतलब 99.9% चांस कब है, 17 मार्च को, तो उसके पहले बहुत सारी आपकी सीरीज़ कवर करा दी जाएगी। यूपीएससी है मई में, तो उसके पहले भी बहुत सारी सीरीज। तो हमारे जितने भी आप इनिशिएटिव चल रहे हैं ज़रूर देखिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, साथ में हम लोगों ने उसमें अनुसूचियाँ देख ली थी, निर्माण की क्या प्रोसेस थी, प्लस देखा था पढ़ना कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, कि तैयार कैसे कर सकते हैं कि आपको भूले ना चीज़ें, वो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। साथ में आप देखेंगे कि हम लोग की ये सीरीज में मैक्सिमम ये कोशिश की गई है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल बनते हैं वहाँ से फैक्ट के थ्रू शामिल किया गया, जहाँ जहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट को किया गया है, पढ़ने का बताया गया वो डिटेल में। ठीक है, तो इस सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट देखिए, छोटी सी, बहुत लंबी नहीं, 30-40 मिनट की वीडियो, फिर आप इस पर आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है प्रस्तावना। ठीक है, देखिए कहना है कि प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना तो जितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा था फर्स्ट पे पहले ही आपको स्टार्टिंग में प्रस्तावना मिल जाती है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करना, पढ़ना कैसे। ठीक है, ये देखिए, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ भी ये जो शब्द होते हैं ना हाईलाइट किए रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखेंगे स्टेट पीसीएस में क्या है कि स्पेशली यूपी पीसीएस में आप देखेंगे तो कई बार देखिए प्रस्तावना हो गया, संविधान निर्माण हो गया, विशेषताएं हो गई, ये सब स्टार्टिंग के कुछ हम लोग आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसका न्याय है। ठीक है, यूपी पीसीएस में अभी 1-2 साल पहले ये था कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी गई, सीधे ऐसे क्वेश्चन आ गया। अगर एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, अब देखिए ऐसे हमें पढ़ना, स्वतंत्रता दी गई तो हमारा किसकी स्वतंत्रता है, विचार की, अव्यक्त की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, स्वतंत्रताएं दी गई। न्याय कितने प्रकार की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की। अब जैसे यूपीएससी में हो गया या फिर स्टेट में, इसमें क्या करते हैं, एक शब्द को ही चेंज कर देंगे कि नहीं हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, कोई और मान लिया दे देते हैं कि पंथ निरपेक्षता न्याय की बात की, या सबको आवास की या बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए न्याय दी गई। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, न्याय कितनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, असमानता कैसे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है इसको। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये। अब ये कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। आज आज 26 नवंबर 1949, ठीक है, जिस दिन संविधान क्या हुआ, एडॉप्ट किया गया, को द्वारित इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ठीक है, अब अंगीकृत मतलब कि एक्सेप्ट किया जा रहा है, निर्माण, आत्मर्पित मतलब क्या है कि संविधान भारत का, भारत के लोगों द्वारा निर्माण, तो हम लोगों ने बना के खुद ही अपने ऊपर उसको लागू किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये बात हो रही है। अब देखिए, अब देखेंगे विश्व में अमेरिका के संविधान क्या था, पहला संविधान था जिसकी शुरुआत में प्रस्तावना से हुई है। ठीक है, वहाँ पे ये है तो वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऐसे करके है, तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोग में प्रस्तावना में ली गई हैं। तो प्रस्तावना का सबसे पहले अमेरिका संविधान में कॉन्सेप्ट आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप देखेंगे जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसी को बाद में जाके वही हमारी प्रस्तावना बनी, और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखेंगे सबसे 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में क्या हुआ, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। प्लस क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है,
अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि भाई किसी का ये सख्त का स्रोत नहीं है, ना ये किसी पे लागू होता है। प्लस ये कह रहे हैं कि अगर लागू नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए, जैसे नहीं कि भाई आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर लागू नहीं हो तो आप सीधे आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, प्लस हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के थ्रू। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर प्रस्तावना लागू नहीं हो रही है या नहीं उसको फॉलो किया तो आप इसके लिए क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको वाद योग अवाद योग कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना, अब एम हिदायतुल्लाह, स्टेट पीसेस में स्पेशली क्या होता है, कई बार देखा गया है कि वो सीधे स्टेटमेंट पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि किसने बोला था या किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए इसमें ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। एम हिदायतुल्लाह हमारे 11वें मुख्य चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा था प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये घोषणा से भी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसकी इतनी वैल्यू हमारे यहाँ प्रस्तावना की है। संविधान के सभी भागों को पारित करने के बाद प्रस्तावना को पारित किया गया तथा ये संविधान का अनुरूप बन सका। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जैसे 2-3, जैसे कि आप देखेंगे नागरिकता दे दिया, नीति निषेध दे दिया, फंडामेंटल राइट्स दे दिया, तो इसमें ये पूछ लेता है कि सबसे बाद में किसको अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे है कि प्रस्तावना को पारित क्या किया गया था, सभी भागों को पारित करने के बाद, मतलब जितने भी उसके संविधान के भाग हैं सबको पारित करने के बाद सबसे लास्ट में प्रस्तावना को पारित किया गया। संविधान की उद्देशिका यह बताती है, क्या बताती है, संविधान किसके द्वारा, किसके लिए और कब बनाया गया, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना को आप अध्ययन देखेंगे 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला क्या है कि सत्ता का स्रोत, सत्ता किसके पास रहेगी, नहीं कि हम भारत के लोग भारत को एक ऐसे, तो सत्ता किसके पास रहेगी, राज्य और सरकार का स्वरूप क्या होगा, है ना, कि लोकतांत्रिक गणराज्य निर्माण करने की बात हो तो सरकार का स्वरूप क्या होगा, संविधान का अधिनियमन, ठीक है, शासन की लक्ष्य, उसकी व्यवस्था क्या है। तो ये उसमें भाग इतना चीज़ें दर्शाई गई हैं, ठीक है। अब देखिए संविधान के स्रोत, ठीक है, संविधान के स्रोत क्या है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है, ठीक है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है, संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या आत्मर्पित, इसलिए अभी डिस्कस किया था ना कि संविधान हमारे द्वारा बनाया गया और हम ही ने खुद उसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। यह क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर बल देती है, ठीक है। भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, अभी हम लोगों ने देखा कि किसके द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका मतलब ये है ना कि, अब देखिए कई बार ये क्वेश्चन किया कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि उसमें यूपीएससी में बीच में एक स्टेटमेंट दे देते हैं, या फिर स्टेट पीसेस से यूपी पीसेस वगैरह आ रहा है तो उसमें एक 4 ऑप्शन में एक दे देते हैं कि भाई बताइए भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। तो इन सब स्टेटमेंट का शामिल करने का ये कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। देखिए भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, जनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, ये नहीं करना है कि भाई यहाँ से उठाया गया संविधान तो वो सब स्रोत हैं या और देशों के संविधान, नहीं, भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। और राजनैतिक सत्ता किसके अंतिम रूप से किस में निहित है, जनता में निहित है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जनता शासक भी और शासित भी है। क्यों, जनता किसी को चुनती है कि आपको ये 5 साल या एक टाइम पीरियड कि आप तब तक हमारे ऊपर शासन करिए, या अपने अधिकार सौंपती है कि आप चीज़ों को देखिए, ठीक है। अगर वो चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहा है, जनता की चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, तो फिर जनता दोबारा बुलाती है। नहीं करता तो फिर अगली बार किसी दूसरे को चुन लेती है। तो क्या जनता ही शासक है और जनता ही शासित है, इसका मतलब ये है। अब देखिए प्रस्तावना के घटक क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, इसकी शक्ति भारत के लोग हैं, वही जनता की बात अभी हम लोग देखा वो है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय, ठीक है। रूसी क्रांति से हम लोगों ने ये जो शब्द लिया था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से, न्याय वाला रूस की क्रांति से, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का कॉन्सेप्ट कहाँ से, तो हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति से लिया था। संविधान को अंगीकृत किया गया प्रस्तावना देखिए 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए जाहिर सी बात है कि इसका संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस पे लेके बहुत सारी आप देखेंगे बहस हुई है, बहुत सारे डिबेट्स आए हैं। तो प्रस्तावना का महत्व भारत की
इसमें कह रहे हैं कि प्रस्तावना को भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, संविधान का दर्शन और संविधान का सारांश, मतलब डिटेल में डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम लोग अभी आगे जब संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ या फिर डिसीजन, उसमें देखेंगे कि निर्णयों क्या कहा गया। क्योंकि देखिए संविधान प्रस्तावना क्या कहा गया कि भाई संविधान एक प्रकार से हमारे फ्रेमवर्क है पूरे संविधान का, प्लस जितने भी डिसीजन आए, अगर कहीं भी संविधान के आर्टिकल में या फिर कहीं पे थोड़ी सी उसकी व्याख्या स्पष्ट या क्लियर नहीं होती तो हम लोग प्रस्तावना और डीपीएसपी का सहारा के थ्रू उसको व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे की गई। अब देखिए एकता अखंडता, देखिए एकता अखंडता क्या है? अखंडता शब्द भारतीय संविधान के कब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। एकता देखिए एकता शब्द से भिन्न है, ठीक है। एकता अखंडता डिफरेंट शब्द है, ठीक है। एकता से भिन्न अखंडता क्या है? अखंडता से देखेंगे क्या से, अखंडता से टेरिटोरियल यूनिटी मतलब भौगोलिक एकता से है, अर्थात देश के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। जबकि एकता से क्या तात्पर्य है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न भागों में जातियों के लोग आपस में प्रेम सद्भावपूर्वक रहें, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, आप देखिए विभिन्नता में एकता की बात की गई। तो यहाँ पे वही चीज़ें इनडायरेक्टली संविधान में क्या था, जैसे जो शब्द जोड़े गए, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू। हमारे संविधान में उसका क्या नेचर तो था ही पहले से, बस उसको एक शब्द देके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, और वो नेचर तो हमारे संविधान में पहले से ही था, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि भाई एक एक शब्द का महत्व क्या होता है। अब जैसे संप्रभुता है, ठीक है। संप्रभुता क्या होता है? देखिए संप्रभुता बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या है कि आप देखेंगे कि भारत अभी जो चीज़ें थी अंग्रेज़ों से किस प्रकार, जब हमारे यहाँ मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश राज था, तो संप्रभुता का क्या मतलब होता है अभी देखिए यहाँ समझ में आएगा। भारत अपने बाह्य और आंतरिक दोनों निर्णय, भारत अपने जो आंतरिक और बाह्य दोनों डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। अब वो चाहे जो भी कर सकता है, किसी देश के साथ संबंध बनाना है, किसको अपनी ज़मीन देना है, ज़मीन लेनी है, क्या सब डिसीजन उसका रहेगा, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे या ब्रिटिश राज था, तो भारत उस टाइम संप्रभु क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे जितने भी आप कह सकते हैं बहुत हद तक आंतरिक और बाह्य तो पूरा तो आंतरिक और बाह्य डिसीजन हम भारत अपना नहीं ले पाता था, अंग्रेज ही लेते थे। ब्रिटेन में बैठे लोग ही भारत में जितने भी डिसीजन लेते थे या जो भी कार्य होना है, किसके साथ संबंध रखनी है, किस राज्य के साथ क्या नीति रहेगी, सब बाहर दूसरे लोग लेते थे, भारतीय लोग नहीं लेते थे। तो इस प्रकार से उस टाइम स्वतंत्र नहीं था, ठीक है। स्वतंत्र कह रहे हैं, संप्रभुता नहीं थी उस टाइम हमारे पास। संप्रभुता का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। जो ले रहा है वो संप्रभु राज्य या देश है। अब देखिए समाजवादी क्या होता है? इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अभी उन्होंने डिस्कस किया। समाजवादी अवधारणा का निर्देशक तत्व में आप देखेंगे कि क्या 36 से 51 में जो हमारे यहाँ जो चीज़ें थी वो क्या है, समाजवाद का ही एक कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो रहता है, उसमें हमारे डीपीएसपी में पहले से शामिल थी चीज़ें कि हाँ समाजवादी अवधारणा ये चीज़ें भाई समाज को देनी है, अभी ये काम करने हैं, राज्य को क्या करनी है, वो एक पूरी समाजवादी अवधारणा ही थी है डीपीएसपी में। लेकिन उसको एक शब्द दे दिया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब देखिए समाजवाद से तात्पर्य है कि संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को सीमित करना जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। बात है अब भारत में देखिए ये जो है आप देखेंगे इसको आई थिंक यूपीएससी में भी पूछा गया और यूपीपी से, दोनों में ये क्वेश्चन प्रयोग। भारतीय समाजवाद का झुकाव मार्क्सवाद और गांधीवाद की ओर अधिक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ किसका, मार्क्सवाद और गांधीवाद की तरफ जो हमारा जो समाजवाद है उसका झुकाव मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का है, एक चीज़ का नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आया है। और लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित आर्थिक मॉडल को अपनाया गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि निजी से, जैसे कि आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र काफ़ी प्रभुत्व रहता है, जैसे कि अमेरिका में देखें प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी बोलबाला है। अब जैसे जो ये यूएसआर ये कैसे रूस वाला थे, वहाँ सार्वजनिक सरकार के हाथ में सब कुछ था, लेकिन हमारे यहाँ निजी और सार्वजनिक का क्या है, सहअस्तित्व के साथ चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। अब देखिए पंथ निरपेक्ष, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए आधारभूत ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय ने 1974 में देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, आप देखेंगे हमारे यहाँ क्या जो फंडामेंटल राइट्स है 25 से 28 में, इनडायरेक्टली वहाँ पे जो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष थी अवधारणा हमारे डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में एफआर में फंडामेंटल राइट्स में पहले से थी, लेकिन उसको एक शब्द दे दिया गया, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
पंथ-निरपेक्ष को जोड़कर यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। दूसरे शब्दों में संविधान धर्मतंत्र का निषेध करता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार करता। भारत में क्या है, सकारात्मक पंथ निरपेक्ष का पक्षधर है। ठीक है, सकारात्मक क्या होता है कि ऐसा नहीं है जैसे कि कई जगह हो सकता है कि आप देखेंगे स्पेशली चाइना में जैसे कि भाई धर्म नहीं है, कुछ धर्म नहीं होगा। हमारे यहाँ इसकी नहीं, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डायरेक्ट मना किया जा रहा है कि नहीं धर्म नहीं होगा, वो एक नकारात्मक चीज़ है। हमारे यहाँ सकारात्मक क्या है कि हमारे यहाँ धर्म सभी रहेंगे, सबको राज्य समान रूप से समर्थन करेगा या स्वीकार करेगा। ठीक है, सबको समानता की बात की गई। लोकतांत्रिक क्या है, लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र से अभिप्राय है कि समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित और जनता द्वारा निर्वाचित और जनता के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन आपको बनेगा पीटी में, यहाँ से भारतीय लोकतंत्र का पूछेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक हो गया, लोकतांत्रिक, संसदीय लोकतंत्र, तो ऐसे यहाँ पे करना है। भारतीय में प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय लोकतंत्र को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्सेप्ट से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। कार्यपालिका को अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहना है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की घोषणा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, ठीक है, टाइम पीरियड पे चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। ठीक है, अब देखिए ये भारत की बात। अब लोकतंत्र क्या हो देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के देखिए 3-4 मतलब उसके भाग होते हैं। बहुत प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप देखेंगे शायद वहाँ पे स्विट्जरलैंड वगैरह वहाँ पे है, बहुत कम ही देशों में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे जनमत संग्रह क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब मतदान, कोई भी आपको कोई भी प्रस्ताव या कानून कुछ भी बनाना तो सीधे आप जनता के द्वारा उसको बीच में रखते, जनता उस पर वोटिंग करती है तो उस पर कानून बनता है या फिर कोई इनिशिएटिव या पहल ली जाती है। ठीक है, विधायक का समझ भाई कानून प्रस्ताव वापस बुलाना, अगर जनता को लगता है कि भाई ये उसके द्वारा चुना गया वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा तो जनता उसका जो फिक्स मतलब 5 साल 6 साल जब टाइम पीरियड पूरा होने के पहले भी जनता उसको वापस बुला सकती है। ये डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की होती है। ठीक है, अब फिर वही है बीच बीच में लोगों की राय ली जाती है कि इस कानून के क्या फ़ायदे हैं, कैसे क्या, तो चीज़ें वो चलती रहती हैं डायरेक्ट लोकतंत्र में। ठीक है, तो वही है जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना, लोक राय, तो ये डायरेक्ट जो लोकतंत्र होते हैं वहाँ की बात की जा रही है। अब गणतंत्र देखिए इम्पॉर्टेंट है। गणतंत्र तो हम जानते हैं कि भाई गणतंत्र है इंडिया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप देखें गणतंत्र से तात्पर्य है कि देश का प्रधान, ठीक है, हमारे यहाँ प्रधान कौन है, देश का हमारे यहाँ प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधान होता है ना, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान हमारे यहाँ जितने भी हमारे यहाँ आंतरिक या बाह्य समझौते या किसी देश के थ्रू समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के थ्रू ही होते हैं। हमारे यहाँ सर्वप्रमुख राष्ट्रपति है। क्या होता है, गणतंत्र का तात्पर्य है कि देश का प्रधान राष्ट्रपति जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में प्रमुख कौन होता है, वहाँ के जो क्या कहते हैं क्राउन बोलते हैं, मतलब राजा या महारानी जो होती हैं वहाँ की, वो वहाँ पे सर्वप्रमुख होती हैं या राज्य प्रमुख हैं, लेकिन वो क्या होती हैं वहाँ पे गणतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक टाइम मतलब वंशानुगत है। भाई अभी देखा होगा अच्छा एलिजाबेथ हैं, एलिजाबेथ द्वितीय हो गई, फिर तृतीय हो गई, फिर उनके बेटे, तो एक वंशानुगत वो चीज़ें चली आ रही हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, तो वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। ठीक है, अमेरिका में आप देखेंगे हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष गणतंत्र है। अमेरिका में क्या होता है, वहाँ भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है एक चीज़ बताइएगा इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट उसको बताइए, क्योंकि आगे जब अभी हम लोग कुछ लेक्चर बाद राष्ट्रपति चुनाव उसमें डिटेल में देखेंगे, उसके पहले जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लस राष्ट्रपति को चुनता कौन कौन सा लोग हैं वो बताइए। ठीक है, अब देखिए गणतंत्र का अर्थ है
राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होना, किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अनुपस्थिति। ठीक है, प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय तथा सभी नागरिकों के लिए समान रूप से वही है कि भाई सबका प्रतिनिधित्व है। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। जस्टिस क्या है? अब देखिए, वितरणात्मक न्याय क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अभी हम लोगों ने जब प्रस्तावना स्टार्टिंग में देखा था तो वहाँ पे न्याय शब्द में देखा था ना कितने प्रकार के न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है? सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार। ठीक है, अब देखिए इन सब चीज़ों को आप देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्ट आर्टिकल के थ्रू ही मेंशन किया गया है। वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे किया जा सकता है, वो सब चीज़ें न्याय की बात की। आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक न्याय से तात्पर्य उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। ठीक है, तो डायरेक्ट है कि आपको क्लियर आ रहा है। और उत्पादन के साधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जाए। ठीक है, अब देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना राज्य के किसमें की गई? DPSP, राज्य की नीति 1936, 38 और 39 मतलब 38, 39 में की गई। किसकी? सामाजिक और आर्थिक न्याय के कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिए गए। आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। जाहिर सी बात है कि आर्थिक कारकों के आधार पर हमको भेदभाव तो नहीं करना है ना, उसको एक लोगों को समानता लानी है। तो वही है, संपत्ति असमानता दूर करना है। अब राजनीतिक न्याय कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक पदों पर पहुँचने की समानता और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की समानता। ऐसा नहीं कि भाई जो अमीर है या फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सशक्त है वही बस अपनी बात रख सकता है, वही उच्च पदों पे पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, सब कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है, अपनी बात रख सकता है। अब स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता भी आप देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट में इसको आर्टिकल के थ्रू डायरेक्ट मेंशन किया गया कि वही है कि क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। अब संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का और वही है 25 से 28 में इन स्वतंत्रताओं का मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया है ऊपर, हालांकि थोड़ा सा मोर डिस्कस किया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से? 1789 में जब फ्रांस की क्रांति ली गई थी, हुई थी, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उठाया गया, किसका? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। ठीक है, वही व्यक्तिगत रोक टोक की अनुपस्थिति, व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करना, प्रस्तावना, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में चीज़ें मेंशन की गई, फिर हमारे फंडामेंटल में भी मेंशन की गई। स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते, ठीक है, बल्कि आप देखेंगे जब हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो उसमें यह है कि भाई जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ युक्त मतलब कि प्रतिबंध भी लगाए गए कि आप ये कर सकते हैं, कब क्या नहीं कर सकते हैं, तो वो डिटेल में स्वतंत्रता ये नहीं कि आप कुछ भी करते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, प्रस्तावना सुनिश्चित करती है कि बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाए। जाहिर सी बात है, मूल अधिकार में इसको भी दिया गया, ये मूल अधिकार कुछ दिए गए, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे राजनीतिक समानता का यहाँ भी बात की गई। अनुच्छेद 325 में आप देखेंगे कि अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, देखिए धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता, इन सब के आधार पर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ समानता की बात फंडामेंटल राइट्स में तो वो दी गई, लेकिन ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि लोग इसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और क्वेश्चन बनाने वाला पता है कि लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अच्छा ये भी लोगों की समानता की बात की गई, तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो ध्यान रखना है, राजनीतिक समानता की बात आर्टिकल 325 में भी की गई। और फिर 326 में क्या की गई? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, किसके आधार पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो अब देखिए कुछ आर्टिकल जो बाहर के हैं आपको इसको नोट करके रख लेनी, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार आए हैं और बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आर्थिक समानता आर्टिकल 39 के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के जीवन यापन में पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, इनकी प्राप्ति के लिए 2 आदर्श व्यक्ति गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख किया गया। किसके लिए? व्यक्ति की गरिमा और बंधुत्व का उल्लेख किसके लिए किया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए।
वास्तव में ये चारों अवधारणाएं, ठीक है, ये चारों अवधारणाएं एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब एक दूसरे को पूरा करती हैं। अभी देखते हैं कैसे। भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कि भाई देखेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर चीज़ें बढ़ जाएंगी कि भाई अच्छा ये यूपी का नागरिक है, ये राजस्थान का नागरिक है, ये हरियाणा का नागरिक है, अगर ये हो जाएगा तो एक थोड़ी सी भाईचारे की नहीं, बस अभी हमारे पास क्या है कि अच्छा हाँ ये इंडिया की, भारत के नागरिक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी आप देखेंगे कि इससे भाईचारे की भावना एक प्रोत्साहित होती है कि हाँ हम भारत हैं नागरिक, किसी स्टेट के नहीं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए, जैसे आप देखें 51 में मूल कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग विविधताओं से हटकर सौहार्द और भाईचारे की भावना को क्या करे, प्रोत्साहित करे। अब देखिए, व्यक्ति की गरिमा से क्या आशय है, व्यक्ति की गरिमा से आशय है कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्यक्ति की गरिमा का कौन सा मतलब क्या है, या व्यक्ति की गरिमा से क्या तात्पर्य, 4 स्टेटमेंट देगा तो इसका डायरेक्ट यही होगा कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, न कि व्यक्ति राज्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मतलब जो राज्य है ना व्यक्ति के लिए नहीं है, और ना ही व्यक्ति क्या है राज्य के लिए, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, कि जो राज्य है ना, इसका मतलब डायरेक्ट यही है कि जो राज्य है किसके लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है। ये नहीं कि व्यक्ति जो है तो उसके लिए राज्य है, नहीं, राज्य क्या है, व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति जो है राज्य के लिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे व्यक्ति को ऊपर रखा गया है, सर्वप्रमुख रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणा, उसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें जो है एक दूसरे को क्या कहती हैं, सपोर्टिव रहती है, बिना एक दूसरे की चीज़ें अधूरी रहेंगी, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है इसी को मिला के बनता है सामाजिक लोकतंत्र, ठीक है। देखिए, वही है यहाँ पे बात ये, किसी एक की भी हानि होने पर यह लोकतंत्र के उद्देश्य को नष्ट कर देगी, ठीक है। अब वही है कि समानता के बिना स्वतंत्रता, अन्य पर लोगों के वर्चस्व, क्योंकि अगर देखिए समानता नहीं रहेगा, स्वतंत्रता रहेगी तो हो सकता है कुछ जो ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर हो वो नीचे वालों को दबाना स्टार्ट कर दें। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों एक दूसरे को मतलब मिल के ही सामाजिक लोकतंत्र, या कह सकते हैं बेहतर लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तावना संबंधित कुछ डिसीजन आए थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी मेहनत पे आप इजीली हल कर पाएंगे। बेरुआरी संघ विवाद कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। इसमें संविधान ने कहा था कि भाई संविधान की व्याख्या करते समय इसकी सहायता ली जा सकती है, किसकी, प्रस्तावना की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि संविधान ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, नहीं है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके देखेंगे लगभग 13 साल बाद आया केशवानंद भारती केस। इसने मतलब पूरी, आप कह सकते हैं कि संविधान को ही पूरा पलट दिया, ठीक है। इसने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। फिर आया AIC ऑफ इंडिया 1995, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः माना कि भाई संविधान क्या है, प्रस्तावना का अभिन्न भाग है। तो तब से क्या हुआ, प्रस्तावना को संविधान का भाग माने जाने लगा। एक में बेरुआरी संघ में जो 1960 में, इसमें संविधान 1960 में हुआ बेरुआरी में, इसमें बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और सबसे ज़्यादा इसी में क्वेश्चन बनता है, यहीं से आता है कि उसमें बस एक चीज़ चेंज कर देता है क्वेश्चन में, कि वो कह देता है कि बेरुआरी संघ में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि बेरुआरी संघ जो केस था 1960 में, उसमें बोला गया कि नहीं, ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए, तब देखिए प्रस्तावना में संशोधन संबंधी जो चीज़ें थी, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी इसका निर्णय पहली बार किसमें, केशवानंद भारती केस में, या 1973 में। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हालांकि नीचे दिया ही है। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया, क्या 3 शब्द, वही हम लोग देख लिया, समाजवादी, निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। देखिए, फिर उसके बाद जो हम लोग देखा था, बेरुआरी संघ 1960 में दिए गए अपने निर्णय को परिवर्तित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा मान लिया, ठीक है। क्योंकि बेरुआरी संघ के बाद आया ना केशवानंद भारती, तो इस निर्णय को केशवानंद भारती केस में पलट दिया गया, क्योंकि उसमें भाग नहीं माना गया था, केशवानंद भारती केस में भाग मान लिया गया। और 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।
बस ये कहा कि भाई आप इसमें आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन कर सकते हैं, बस इसके क्या बेसिक स्ट्रक्चर को आप जो है नहीं चेंज कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए कुछ चीज़ें जो संविधान में है ना हमारे जो प्रयोग होती हैं, जैसे कि आप देखेंगे अस्पृश्यता हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, ठीक है, और मूल ढांचा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ जो शब्द हैं उसको हम एक लिस्ट आपको बना के दे देंगे, कभी उस पर डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, क्या है कि हमारे संविधान में मेंशन है, उसकी चर्चा तो बार बार आती है कि भाई मूल ढांचे में नहीं परिवर्तित किया जा सकता, लेकिन संविधान में इसकी व्याख्या ही नहीं की गई। ये कोर्ट के टाइम टू डिसीजन के थ्रू मानते चाहिए विशिष्ट स्ट्रक्चर है, चाहिए विशिष्ट स्ट्रक्चर, लेकिन इन सबको संविधान में व्याख्या नहीं की। और हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे यहीं उठा लेते हैं कि अच्छा भारतीय संविधान के आर्टिकल इतने में या भारतीय संविधान में इतने में मूल ढांचे की व्याख्या की गई, मूल ढांचे की बात की गई। तो जहाँ पे नहीं है मेंशन वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेचर आप देखेंगे ना, हालांकि अभी हाल ही में हम लोग पूरा डिटेल में PYQ लाएंगे यूपीएससी और यूपी स्टेट पीसीएस का, कि आपको एनालिसिस कैसे करना है, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहे। तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं संघ एवं इसके क्षेत्र, ठीक है। देखिए अब हमारा क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र के, ठीक है। देखिए अगर आपने इन सब पे क्या किया है कि थोड़ा सा आपने फोकस हो गया, कई बार इन सब को चीज़ों को देख लिया ना, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। स्पेशली आपने क्या है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ रखा होगा। अब चीज़ें स्टेट या जैसे कि पीटी आने वाले, तो पीटी में क्या होता है, चीज़ें फैक्चुअल थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब सीधे आपको क्या करना, इस वीडियो को कई बार देखना है और सीधे आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, और प्लस जो हमारे यहाँ जो PYQ डिस्कशन आते हैं, ठीक है, उसको देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, उसको देखना है। कोशिश करिए कि आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आने से पहले सोचिए कि अच्छा आपको पता है कि नहीं, चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है। अगर गलती हो रही है तो फिर उस आके उस स्पेशली उस चैप्टर का, जैसे मेरे संघ राज्य क्षेत्र से समझिए आपको टॉपिक गलत हो रहे हैं, आके फिर इस वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन में जहाँ पे गलती हो रही है यहाँ पे उसको नोट करके लिखने की कोशिश करिए। बार बार एक बार नोट कर लेंगे तो बार बार उसको देखने की कोशिश करिए, ठीक है। आप धीरे धीरे इसे प्रयोग करते रहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट, छोटा सा चैप्टर इसको ख़त्म करते हैं। संघ एवं इसके क्षेत्र, देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया, ठीक है। किसमें, भाग 1 में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, ना कि राज्यों का परिसंघ, ठीक है। कि भाई सिंपल सी इसका देखिए मतलब क्या है, भारत संघ राज्यों के मध्य हुए किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमारे यहाँ उसमें डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो संघ का निर्माण हुआ वो किसी राज्यों के समझौते का, मतलब समझौते से के थ्रू नहीं निर्माण हुआ, ठीक है। भारत कह सकते हैं यहाँ राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है, जाहिर सी बात है, और इसे पृथक होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये लाइन आपको रखनी है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भारत क्या है, भारत का जो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत का निर्माण राज्यों के मध्य किसी समझौते के थ्रू नहीं हुआ है। साथ में राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे समझौते के थ्रू राज्यों का निर्माण हुआ और राज्यों को क्या है, अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है अनुच्छेद 2 में भारतीय संसद को किसी नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है, आर्टिकल 2 में। फिर देखेंगे, अगर देखिए भारत जो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिनमें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 1 में। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड मतलब आर्टिकल 1 में क्या पॉइंट है, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संशासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को आप देखेंगे 4 श्रेणियों में बांटा गया था। जिस टाइम हमारे यहाँ आज़ाद हुआ भारत, उस टाइम क्या था,
राज्यों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया था। जैसे ए श्रेणी के राज्य, इसमें देखेंगे लगभग 226 ये देसी रियासतें, जैसे ये सब देखिए पढ़ लीजिए, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब था। बी श्रेणी के राज्य थे, सी श्रेणी के राज्य थे और डी श्रेणी के राज्य थे। डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बाद में इन्हीं को देखेंगे राज्य को उसमें डेवलप कर दिया गया, किसी को केंद्र शासित प्रदेश में से बना के कर दिया गया क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखिए संघ क्षेत्र क्या होता है। संघ क्षेत्र में आप देखेंगे यह केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा सीधे सीधे नियंत्रित और मतलब कि इसका जो नियंत्रण होता है केंद्र सरकार, और प्रशासित मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी केंद्र के हाथों में होता है। राज्य तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार के थ्रू प्रोसेस चलता चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। देखिए अधिग्रहित क्षेत्र सीधे जो मतलब अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं, सरकार ने जिसको अधिग्रहण किया हाल ही में, तो उसको सीधे सीधे केंद्र सरकार द्वारा होता है। पूर्व में देखिए जैसे आप देखें हिमाचल हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, ये सब गोवा हो गए। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जो है क्या हो गए, स्टेट हो गए। पहले यूटी थे। अब देखिए राज्यों का संघ, भारतीय संघ, देखिए अभी जो लोगों ऊपर चर्चा किया वही बात है कि भारतीय संघ, इंडिया यूनियन, अमेरिकी संघ या अमेरिकी परिसंघ की भांति राज्यों के मत समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ किसी राज्य के मत समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि अमेरिका में समझौते के परिणाम के थ्रू वहाँ डेवलप हुई। और राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है इंडिया में। अमेरिका में अधिकार है, अलग हो सकते हैं, हालांकि काफ़ी पेचीदा प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पर अधिकार है। भारत का क्षेत्र आप देखेंगे भारतीय, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का अंतर है और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि क्या बड़ा है, किसके अंदर ज़्यादा क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। अभी देखिए इसको समझ के क्लियर करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ, ठीक है, भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र अधिक व्यापक है, ठीक है, कि मतलब कि भारत का जो क्षेत्र कहा जाता है कि ये भारत का क्षेत्र है, तो ये ज़्यादा बड़ा चीज़ है, जबकि भारतीय संघ क्या है, छोटा इसके कंपैरिजन में है। तो भारतीय संघ की तुलना में भारत का क्षेत्र अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें न केवल, इसमें भारत के क्षेत्र में इसमें न केवल राज्य सम्मिलित होते हैं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिन्हें भविष्य में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र क्या है, ज़्यादा व्यापक है। अब जैसे संघ में आप देखेंगे तो क्या है, संघ क्षेत्र में केवल क्या होता है, केवल राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो बड़ा कौन सा हुआ, भारत का क्षेत्र। क्लियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये जो 2019 में अनुच्छेद 370 को उठाया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, उसकी बात है। 2019 में वही है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जम्मू कश्मीर लागू कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वही है कि जम्मू कश्मीर को 2 के हिसाब से विभाजित कर दिया गया, उसका यहाँ पे डिटेल हल्का सा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसे राज्य थे, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एरिया थी, ठीक है, कि कुछ बांग्लादेश का क्षेत्र हमारे अंडर था, मतलब वो संकीर्ण थी बाउंड्री, मतलब बटी हुई थी कि आधा इसमें घुसा हुआ है, कभी इधर चला जा रहा है, कि काफ़ी क्षेत्र बांग्लादेश के अधीन, मतलब कि उनके टेरिटरी में था इंडियन वाले, और कुछ बांग्लादेश के इंडिया में था। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी विवादित होते रहते थे, क्लियर नई चीज़ें थी कि अधिकार देना चीज़ों को, तो उसको एक क्लियर करने के लिए बाउंड्री लाइन समझौता हुआ था आर्टिकल 100वें संविधान के संशोधन के थ्रू, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए गए और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र भारत को हस्तांतरित कर दिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता, बस ये इसमें ये पूछ लेते कि 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 99वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। अभी से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो उसका आर्टिकल कौन सा था, चीज़ें क्या थी, तो डायरेक्ट आर्टिकल आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कौन सा है, किससे रिलेटेड है, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, ठीक है, इसका संबंध संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 में प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से क्या होगा, यूटी की बात हो रही है केंद्र शासित प्रदेश की, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से क्या होगा, प्रशासित होगा। प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, न कि राज्य का प्रमुख, ठीक है। तो जहाँ भी देखेंगे कि जैसे कि आप देखेंगे अंडमान निकोबार में उसको प्रशासक बोलते हैं, दिल्ली में देखेंगे तो उपराज्यपाल बोलते हैं, तो वो क्या होगा, वो राज्य का प्रमुख नहीं होता है, राज्य का वहाँ का वह प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और जो प्रशासक होता है मतलब या तो उपराज्यपाल होता है, वो बस एक राष्ट्रपति का अभिकर्ता या एजेंट के रूप में वहाँ पे काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिए गए कि उपराज्यपाल जैसे जम्मू, पुडुचेरी,
अंडमान निकोबार लद्दाख में कहा जाता है। प्रशासक कहाँ कहा जाता है? चंडीगढ़ हो गया, दमन दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लेकिन इसमें प्रशासक कहा जाता है। देखिए अब जैसे इनको भी कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली में राज्य विधायिका है, यहाँ पे ये समवर्ती और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय, जैसे कि ये कानून तो सब पे बना सकते हैं, स्पेशली जिस पे राज्य बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर कानून बना सकते हैं दिल्ली। जम्मू कश्मीर में वही चीज़ें हैं कि सार्वजनिक सूची में समवर्ती सूची और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय वही सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर कानून बना सकती है। पुडुचेरी में भी ये चीज़ें दी गई कि ये समवर्ती राज्य में, पुडुचेरी में थोड़ा ज़्यादा अधिकार है कि समवर्ती सूची राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर कानून बना सकते हैं। संविधान में अधिकृत क्षेत्रों के प्रशासन का कोई अलग से अधिकार नहीं। जैसे भारत ने कोई क्षेत्र अधिकृत किया, हाँ, इंडिया ने कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया तो उसमें कैसे प्रशासक चलेगा, क्या उसकी पॉलिसी होंगी, अभी उसको संविधान में डिटेल में उसके बारे में चर्चा नहीं की गई, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कानून बनाने के संसद की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद तीनों सूची, राज्य सूची से मतलब राज्य सूची, समवर्ती सूची और तो संघ सूची तो है, तीनों विषय पर कानून बना सकती है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम, ठीक है, राष्ट्रपति ने जो नियम बनाया है किसके लिए, जो यहाँ पे राज्यों मेंशन किया गया, इसके लिए गए नियम संसद के अधिनियम के समान ही प्रभावी होते हैं। जैसे कोई लॉ या कानून प्रभावी होता है तो राष्ट्रपति का जो कानून बनाया वो भी संसद के नियम के समान ही या कानून के समान ही प्रभावी होगा। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर सकती है, ठीक है, क्योंकि देखें दिल्ली हाई कोर्ट है ना, तो वही संसद के थ्रू ही वो बनाई जा सकती है। अब कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत सामान्य हितों के लिए या कह सकते हैं सामान्य हितों के मामलों पर सलाह देने के लिए भारत में जोनल काउंसिल का प्रावधान किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली के लिए कुछ अलग से प्रावधान किए गए, एक अलग आर्टिकल है 239, ठीक है, तो 60 ये डायरेक्ट पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के थ्रू, तो 69वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR के रूप में परिभाषित किया गया। दिल्ली के लिए क्या एक 70 सदस्यीय विधानसभा डायरेक्ट जो चुने जाते हैं, तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद मतलब जो 10% का कॉन्सेप्ट उसके थ्रू व्यवस्था की गई थी। भारत में जाहिर सी बात है, भारत जो चुनाव आयोग है उसके थ्रू यहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं। तो जो चीज़ें प्रोसेस है थोड़ा सा दिल्ली के लिए अलग से अमेंडमेंट करके कानून बनाएगा तो वो पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें क्षेत्र का प्रशासन उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति उपर्युक्त प्रावधान को निलंबित कर सकता है। जैसे थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि मतलब स्टेट में भी होता है, वही चीज़ें यहाँ भी लागू हो रही, तथा क्षेत्र के प्रशासन के अंतर्गत आवश्यकता आकस्मिक प्रावधान बना सकता है, ठीक है, 356 के थ्रू। अब जाहिर सी बात है उपराज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश को विधानसभा के द्वारा मतलब उपराज्यपाल जो है अध्यादेश पारित कर सकते हैं, लेकिन उसको विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह के अंदर क्या होगा, अपनी विधानसभा के थ्रू कानून बनाना या पारित करना होगा। ये सेम प्रोसेस है जो स्टेट में होता है। उपराज्यपाल और उनके मंत्रिपरिषद की मतभेद होने के मामले में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को राष्ट्रपति के संज्ञान में लाते हुए उनके निर्णय के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति देखेंगे यूटी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो वहाँ प्रशासक और उपराज्यपाल होता है बस वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पे चीज़ देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1961 में गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त, बजट से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए कि भारत सरकार नियम 1961 में गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेशों के कानून, वित्त और बजट से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय कौन है, गृह मंत्रालय। तो इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। कह रहे हैं कि सभी 5 केंद्र शासित प्रदेशों विधायिका के बिना मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप, लद्दाख, इन केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्रालय सलाहकारी समिति, प्रशासनिक सलाहकार समितियों का फोरम है। तो गृह मंत्रालय का काफ़ी रोल होता है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है कि भाई अब देखिए प्रशासनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित प्रशासक द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक सलाहकार संबंधित बेसिकली इसमें ज़्यादातर रोल गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति का होता है यूटी में। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, कि भाई केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या अधिकार होते हैं और राज्यों के भी। ठीक है, कि भाई वो राज्य थोड़ा स्वायत्तता रखते हैं, ये स्वायत्त नहीं रखते उतना होते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति के अधीन या उपराज्यपाल के थ्रू शासक होते हैं। इसमें राज्यों में क्या होते हैं, राज्यपाल प्रमुख होते हैं। यहाँ पे कहीं पे मुख्य आयुक्त, उपराज्यपाल, प्रशासक के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रशासक या उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के होते हैं, ये राष्ट्रपति एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई, ठीक है, ये इजी चीज़ें हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये है, इसको आप एक पेज पे नोट कर सकते हैं कि समितियाँ कौन बनी थी, भर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सर 1903 में सर हर्बर्ट रिजले आयोग बना था, किससे संबंधित है, तो भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन की अनुशंसा इन्होंने की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, भाषा एवं जनता के बीच इच्छाओं को आधार माना था। ठीक है, संवैधानिक सुधार समिति आई थी 1936 में। सिंध प्रांत का गठन प्रशासनिक आधार पर किया गया था। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 1948 में, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा गया, धर आयोग ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक, सांस्कृतिक व आर्थिक आधार को माना गया था राज्यों का पुनर्गठन को कॉन्सेप्ट। फिर जेवीपी कमेटी आई थी। ठीक है, जेवीपी कमेटी जो इसके फाउंडर, मतलब इसमें 3 सदस्य थे, उनके मुख्य रूप से उनके ही के नाम पे जेवीपी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उनके तीनों के नाम क्या हैं, जेवीपी मतलब क्या होता है। इसने औपचारिक रूप से क्या किया, औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई आधार पर होना चाहिए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। बाद में सबसे लास्ट में बना 1953 में फजल अली आयोग। ठीक है, तो राज्यों के पुनर्गठन को में भाषा को मुख्य आधार माना जाना चाहिए। किसने कहा था, फजल आयोग ने, कि भाषा को मुख्य आधार माना जाए, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था भाई एक राज्य एक भाषा का आधार वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ एक भाषा एक राज्य के गठन का आधार बन सकती है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, इसको आप कोशिश करिएगा हल करने की। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नागरिकता संबंधी देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ में देखिए जो भी आपके डाउट हो, कमेंट हो, ठीक है, ज़रूर उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ और भी आप इनिशिएटिव चाहते हैं, कुछ और भी अगर आपको डिमांड हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में क्या है कि हमारा टारगेट है कि ऐसे क्विक रिवीजन के थ्रू आपको चीज़ों को ख़त्म कराई जाए हर सब्जेक्ट की, तो आप अच्छे उसमें मतलब कि व्यूज़, कमेंट या जो भी आप फटाफट जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली आप, क्योंकि इंटरेक्शन उससे होगा तो चीज़ों को पता चलेगा कि कैसे चीज़ चल रही हैं, आपकी क्या डिमांड है, हाँ, और क्या क्या पूरा किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।